नमस्कार, रायसेना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आहूजा और हम फिर से हाजिर हैं फ्लैश पॉइंट विद सुरेंद्र सिंह ओबराय के साथ और बात कर रहे हैं हम लगातार ईरान वॉर की। यूरोप और अमेरिका ईरान वॉर के मसले पर बिल्कुल टूट के कगार पर हैं। आपस में उनका नातेदारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। एक दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ था यूरोप और अमेरिका के बीच में रिश्तेदारी का, वो लगता है अब खत्म हो गया। ये एकाएक नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तब से वो यूरोप को खरी खरी सुना रहे थे। यूक्रेन पर, उनकी सिक्योरिटी पर बार बार यूरोप को बताया जा रहा था कि अपनी सुरक्षा के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। नेटो को लेकर खरी खरी सुना रहे थे। इस बार म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, जब म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की जो एनुअल रिपोर्ट इशू हुई तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप को डिमोलिशन मैन बताया गया और ये कहा गया कि ट्रंप जो है अब तक की पुरानी नातेदारियां जो आपस में नेटो या यूरोप और अमेरिका के बीच में जो भी संबंध थे वो सब पुराना वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसको तहस नहस कर रहे हैं। और ताज़ा मामला है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर को ट्रंप ने खरी खरी सुनाई है और उन्होंने कहा है कि आप अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने की बात कर रहे हैं लेकिन अब हमें उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम ये याद रखेंगे। तो हम क्या माने सुरेंद्र जी, ब्रेक कंप्लीट है? हाँ, नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि ब्रेक कंप्लीट है, लेकिन डिफरेंसेस बहुत ज्यादा आ चुके हुए हैं। और डिफरेंसेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ट्रंप मनमानी कर रहे हैं। देखिए, डिफिकल्ट टाइम्स में हमेशा यूके एज ए 51st स्टेट ऑफ यूएस के साथ काम किया है और यूरोप हमेशा फॉलो किया है। हर डिसीजन इकट्ठी होती थी, चाहे कहीं पर भी आप पुरानी वॉर्स देख लीजिए या पुराने प्रेसिडेंट्स ऑफ यूएस देख लीजिए, कहीं ना कहीं कंसेंसस होता था। पहले बातचीत होती थी और वो तब मीडिया पे जाते थे या बाहर बात आती थी और इंसिडेंट्स होते थे। लेकिन अब की बात जो पिछले काफी महीनों से, पहले 6 महीने तो वो बर्दाश्त करते रहे जहां तक यूरोप का सवाल है, वो सुनते रहे उनकी बातचीत वगैरह, यहाँ तक के सपोर्ट भी कर रहे थे जहां तक इश्यूज का सवाल था। जब वो नेगोशिएशंस शुरू की ट्रंप ने रशिया और क्या कहते हैं इसे, यूक्रेन की, सबसे पहला डिफरेंस जो पहला सबसे आया, देखिए शुरू में जब ये आते ही इमीडिएटली इन्होंने नेगोशिएशंस करनी शुरू की तो यूरोप को इन्होंने दूर रखा। इन्होंने ज्यादा बिलीव किया गल्फ कंट्रीज पे। उस वक्त सारी चीजें हो रही थी या थ्रू सऊदी अरबिया या ओमान, यूएई, या अगर मैक्सिमम अगर आप चीज देखिए कि नेगोशिएटर्स जो थे वो बिल्कुल गल्फ कंट्रीज में थे। मीटिंग्स भी यहाँ तक हो रही थी इन्हीं कंट्रीज में। तो वहां से मुझे लगता है डिफरेंसेस शुरू हुए और उसके बाद उन्होंने डिस्कस नहीं किया। उन्होंने अपने जो इश्यूज थे वो कभी शेयर नहीं करते थे। और ग्रीनलैंड का जब इशू आया है उस पे मेजर डिफरेंसेस हो चुके हैं। और उसके बाद यहां तक जब उन्होंने पीस ग्रुप बनाने की कोशिश की थी अर्लियर, उन्होंने, यूरोप ने तो उनको सपोर्ट किया था कि ठीक है हम करेंगे, लेकिन बाद में जब उन्होंने बात करनी शुरू की, नहीं हम ये यूएन को मोस्ट प्रोबेबली कैन बी रिप्लेस्ड आर दिस पीस ग्रुप व्हिच आई एम ट्राइंग टू क्रिएट, तो वहां पर भी थोड़े लोगों के एंटीनास खड़े हो गए, बूम अराउंड करने लगे कि बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रम्प का। तो वो खुद श्योर नहीं है। आप जैसा अभी बोल रहे थे कि केट स्टैमर को प्रेसिडेंट ने बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में बोला है दैट वी डोंट नीड पीपल दैट जॉइन वॉर्स आफ्टर वी हैव ऑलरेडी वॉन। अब आ रहे हैं, वो अपने कैरियर्स भेज रहे हैं, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक इनका अपना जो B-1 B-2 बॉम्बर्स हैं वो यूके में लैंड कर गए हैं प्लेस करने के लिए लॉजिस्टिक। तो उसके बाद आप दोबारा स्टेटमेंट पब्लिकली दे रहे हैं तो वो क्लियर है कि वो एक बड़ा ओपनली नाराजगी दिखा रहे हैं। और उस चीज को देख के केयर स्टारमर ने अभी अभी रेस्पॉन्स किया है ट्रम्प को, जो उनका इनिशियल रेस्पॉन्स था। तो उन्होंने यही बोला है, शायद संडे मिरर की न्यूज़पेपर में उन्होंने को अक्यूज किया है कि ये पॉलिटिकल गेम्स हम लोगों को इस वक्त अवॉइड करनी चाहिए, वी शुड नॉट। एंड ही आल्सो सेड एंड सम पीपल आर अंडरमाइनिंग ब्रिटिश ऑन द वर्ल्ड स्टेज। तो वो डायरेक्टली इशारा उन्हीं के अगेंस्ट है। तो क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया है।
ये तो वॉर ऑफ वर्ड्स शुरू हो गई है। पर यूरोप इन इटसेल्फ अगर आप देख लीजिए, स्पेन है, इटली का है, उनके बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आए हैं। और जब ईरान का शिप रैक हुआ था उस पर भी लोगों ने बहुत कंसर्न दिखाया है। इंटरनेशनल लॉ के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो लोग कंसर्न दिखा रहे हैं। तो एक डिस्टेंस आ रहा है। और आज मैं एक और खबर पढ़ रहा था, देयर हैज बीन एन एक्सप्लोजन ओस्लो की यूएस एम्बेसी जो ओस्लो में है। अब देखिए, नॉर्वेजियन कंट्री है जो कि बड़ी एडवांस कंट्री है, अमंग फर्स्ट 5 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आती है। उसके ओस्लो जो के इंटरनेशनल नेगोशिएशंस भी होते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट्स भी हैं वहां पे। और वहां पे अमेरिकन एम्बेसी पे अटैक हो जाना, इवन दो कोई डैमेज नहीं हुआ है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स जो आई हैं, लेकिन अटेम्प्ट तो है। यूएस एसेट्स के ऊपर अटैक हो रहा है बियॉन्ड द रीजन ऑफ गल्फ कंट्रीज, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में तो ऑलरेडी कितना एक्सपैंड हो चुका हुआ है। तो यूरोप इसी चीज को कर रहा था, इसीलिए वो बार बार कह रहा है मैं इन्वॉल्व नहीं हूं वॉर में, मैं सपोर्ट कर रहा हूं। लेकिन सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप कोई भी कंट्री देख लीजिए, वो डायरेक्टली अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं। जैसे अब गल्फ कंट्रीज भी बार बार यही स्टेटमेंट कह रहे हैं कि हम लोगों की लड़ाई ईरान के साथ नहीं है, दिस इज व्हाट वी वांट टू मेक देम अंडरस्टैंड। तो इस पहलू से मुझे यही लगता है। जो यूके ने अपने बेसिस भी अलाउ किए, वो उन्होंने कहा है कि साफ किया कि ये सिर्फ डिफेंसिव पर्पस के लिए है, ऑफेंसिव पर्पस के लिए नहीं है। मार्को रूबियो जो कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और साथ में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त पर जब हमें पता लगता है कि एक एलआई की हमें ज़रूरत है और वो एलआई वहाँ पे मौजूद ही ना हो, ये कंट्रीज जो हैं हमारे लिए मौजूद ही नहीं थी। तो ये हम इसको रेसिप्रोकेट जो है उसी तरीके से करेंगे, ये अच्छी बात है, लेकिन हम इसका रेसिप्रोकेशन भी वैसे ही करेंगे। लेकिन शुरुआत तो ट्रंप के अंडर अमेरिका से किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि ट्रंप 4 साल के लिए हैं, जी जी, ट्रंप के जाने के बाद ये सिलसिला कायम रहेगा या ये ब्रेक कंप्लीट है? देखिए, ट्रंप अगर इसी तरह सब लोगों के साथ अपनी नाराजगी दिखाते रहे तो मुझे लग रहा है इनका इन्फ्लुएंस अपने टेन्योर से पहले ही ना खत्म हो जाए ट्रंप का, क्योंकि कोई कंट्री भी सेटिस्फाई नहीं है। अब यूरोप का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है यूएस में, और अगर वहां की अपोजिशन जो कि इतनी स्ट्रांग होती जा रही है और वो यूरोप के साथ मिलकर स्टेटमेंट्स देना शुरू हो गई, और कहीं ना कहीं उन लोगों ने एक शेडो तरीके से ट्रंप के अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया। इसकी हीट तो अब गल्फ कंट्रीज भी फील कर रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज खुद स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, उनके बदले पे ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रंप इज ट्राइंग टू एक्ट एज ए गॉडफादर ऑफ एवरीवन, which I personally feel is now being felt that at least we have our own responsibilities. We should be allowed to talk about ourselves. तो एक पॉलिटिकल गेम बनती जा रही है एक बहुत बड़ी। ट्रंप अपनी इमेज बनाना चाहते हैं ग्लोबली, ठीक है, लेकिन there needs to be सीरियसनेस नहीं है, कहीं सीरियसनेस दिख नहीं रही है। क्या हो रहा है, क्या बात करनी है, वो किस बारे में बात कर देते हैं। तो ये पॉलिटिकल गेम जो चला रहे हैं वो अपना बिल्डअप करने के लिए प्रोफाइल। बाकी अगर सीरियसली अगर देखेंगे तो ये बातें तो मीडिया वगैरह में तो आनी ही नहीं चाहिए। अगर डिफरेंसेस भी हैं तो दैट नीड्स टू बी सेटल्ड। तो कहीं ना कहीं ही इज डिमांडिंग समथिंग मोर देन व्हाट हैज बीन गिवन बाय यूके। आई थिंक एक और प्रेशर भी बिल्डअप कर रहे हैं ये। मैं यूरोप ने शुरुआत में जब ट्रंप वापिस आए तो उन्होंने उनको प्लेकेट करने का कोशिश किया, ऐसा बिहेव किया कि जैसे वो अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं बल्कि अमेरिका के सम्राट हैं, किंग ट्रंप हैं। कैसा सबसर्विएंट बिहेवियर था यूरोप के नेताओं का ट्रंप के सामने। लेकिन शायद उनको समझ में आ गया, और टैरिफ, उन्होंने सोचा था कि शायद वो टैरिफ से बच जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से टैरिफ उनको भी हिट किया बाकी तमाम कंट्रीज की तरह, तो उनको ये पहला एक रियलिटी का झटका लगा। और लगता है कि अब उनको ये रियलाइज हो गया कि ट्रंप एक बुली हैं, और
ऐसा हमेशा से माना जाता है कि जितने बुली होते हैं वो अंततः कायर होते हैं, तो उनके सामने डट के खड़े रहना जो है वो जरूरी हो गया है। इसीलिए शायद यूरोपीय नेता जो हैं वो अब ट्रंप के सामने वैसा सबसर्विएंट बिहेवियर नहीं दिखा रहे हैं। हाँ, देखिए वो मैच्योर लीडर्स हैं और वो मैच्योर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वो स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे हैं विच आर लाइक कोट्स फॉर द मीडिया एंड मीडिया लाइक फॉक्स न्यूज एंड अदर थिंग्स। तो उस हिसाब से, लेकिन अगर आप इसका जिस्ट निकालते हैं और अगर आप इसका एक्सप्लोर करते हैं, इन डेप्थ देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो यूरोप काफी डिस्टेंस पे चला गया है यूएस से, वो उनके नजदीक नहीं है। और आई डोंट थिंक कि अब आने वाले दिनों में कुछ ऐसा दोस्ती होगी। इनफैक्ट यूएस को तो काम करना चाहिए था कि अगर कोई मुझसे नाराज हो रहा है मैं उसको बिल्टअप करूं, एक ग्रुप बनाऊं ताकि मेरी हर डिसीजन पास हो इंटरनेशनली। लेकिन वो चीजें हो नहीं रही हैं। जैसे उन्होंने जैसे हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, यहाँ इराक पे जब अटैक हुआ था या अफगानिस्तान पे अटैक हुआ था, तो यूएस ने तो सबको कॉन्फिडेंस में लिया था, कॉन्फिडेंस लेके उन लोगों ने आगे किया था जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट्स वगैरह थे। अभी आप बात कर लीजिए, इवन अगर हम देखते हैं इस वक्त जो ईरान पे वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इस वक्त जब ईरान की सॉफ्ट स्टेटमेंट्स आ भी रही हैं, उसको एनकरेज नहीं कर रहे हैं, उसको डिस्करेज कर रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या हो रही है, जैसे हम कल रात को बात कर रहे थे कि वहां हम लोग रूल आउट नहीं कर सकते हैं जो 88 मेंबर्स हैं, जो लीडरशिप है वहां की उनकी। तो उस चीज को अगर हम देखें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो लोग क्या डिसीजंस ले रहे हैं। अब देखिए, कल जैसे प्रेसिडेंट ने एक डिसीजन लिया था, अपोलोजाइज किया था गल्फ कंट्रीज के साथ, लेकिन अगर आज आप देखिए अटैक्स दोबारा हो रहे हैं। इनफैक्ट कुवैत की एक सिविल बिल्डिंग इस वक्त जल रही थी, वहां पे वो डेब्रीज गिरी है उस चीज करने के लिए। तो और आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू मैं देख रहा था जो ईरान न्यूज एजेंसी ने छाया किया है। उन्होंने सिग्नल दिया है कि जो ईरान की असेंबली है, एक्सपर्ट्स हैं, वो कहीं पे दे हैव रीच्ड टू ए कंक्लूजन हु विल बी द नेक्स्ट लीडर। आई मीन नेक्स्ट सुप्रीम, इनका जो लीडर आने वाला है अयतुल्लाह अली खमैनी को जो सब्स्टिट्यूट करने वाला है, हु विल बी देयर। वो कहते हैं सून यू विल सी द डिसीजन एंड इट्स अ यूनानिमस डिसीजन जो वो कह रहे हैं। तो सेपरेट इंटरव्यू भी उन्होंने एक दो और रिप्रेजेंटेटिव्स में लिया है जो डिफरेंट स्टेट्स की असेंबलीज को वो दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि डिले हो गया है, लेकिन हमारा यूनानिमस डिसीजन आ गया है, हम किसको लेने वाले हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये 88 मेंबर्स को जो टास्क था, तो दैट मींस इट हैज बीन कंप्लीटेड। तो शायद यूएस अलाउ नहीं कर रहा था। ट्रंप अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, मैं इस पे डिसीजन लूंगा, बट उन लोगों ने क्लियर कह दिया है। और दूसरा, तो आईआरजीसी के जो चीफ हैं, रादर स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी सेम न्यूज एजेंसी को एक इंटरव्यू दिया है कि हम इंटेंस वॉर अगले 6 महीने लड़ सकते हैं। जब उनसे पूछा गया था कि आपके पास आर्म्स एंड एम्युनिशंस हैं एंड यू आर फाइटिंग विद द बिग पावर्स लाइक यूएस एंड इजराइल, सो दैट वाज हिज आंसर। ठीक है, कुछ प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, बट आप देखिए उनमें बड़ी कम खबरें आ रही हैं ईरान से, जो आ रही हैं, लेकिन जो भी आ रही है बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं उनका वो सेटल्ड है, ग्रुप है, चेन ऑफ कमांड है, डिस्पर्स नहीं हुई है जो क्लेम हो रहा है यूएस वगैरह से, जो कह रहे हैं 3000 प्लस अटैक्स किए हैं। नंबर ऑफ कैजुअलिटीज काफी मैसिव होगी ईरान की वहां, क्योंकि हॉस्पिटल्स वगैरह की जो पिक्चर्स आ रही हैं इंटरनेशनल मीडिया में, लाइंस लगी हुई है लोगों की ब्लड देने के लिए, पीपल हु आर इंजर्ड एंड हु नीड सम ब्लड। तो कहीं ना कहीं पब्लिक सपोर्ट बहुत ज्यादा है ईरान में, और इस सिस्टम को गिराने के लिए इट विल टेक टाइम अगर रिजीम चेंज करनी है। तो ये सारी चीजें यूएस के अगेंस्ट जा रही हैं और वो ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हैं क्योंकि लिंगर ऑन हो रहा है, और दैट इज वेयर आई थिंक यूएस इज फीलिंग द हीट नाउ। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये वॉर जब खत्म होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी ही खत्म हो, क्योंकि इससे मानवीय और आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, पूरी दुनिया का जो खाका है वो बदल जाएगा।
जैसा कि हमने बात किया, शुरुआत किया हमने यूरोप और अमेरिका का जो जो ब्रेक है वो ऑलमोस्ट एकदम कंप्लीट है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, लेकिन सिमिलरली जो अरब वर्ल्ड है, जो गल्फ कंट्रीज हैं, वहाँ पे भी आपस में जो पुरानी नातेदारियाँ नए गठजोड़ जो सामने आएंगे और पुराने नातेदारियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, जिस तरीके से तमाम कंट्रीज जो हैं गल्फ की इस जद में आई हैं, जो कि एक पीसफुल इलाका जिसको प्रोस्पेरिटी का गढ़ माना जाता था, और जिस तरीके से वहाँ से असुरक्षा का माहौल बना है, मुझे लगता है कि जो सामरिक इतिहास है, रणनीतिक इतिहास, रणनीति के लिहाज से पूरी दुनिया का नक्शा बदलने वाला है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, वो ना करते भी इन्वॉल्व हो चुकी हैं। उन्होंने शुरू से ही कहा है कि हम ईरान पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूएस ने उनको इन्वॉल्व कर दिया है, और वो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। उनका जो अपना ओआईसी या मुस्लिम ब्रदरहुड जो कंट्रीज का हो जाता है, एक उनका जो रूलर्स हैं उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, वेयर पीपल विल स्टार्ट आस्किंग देम टू बी अकाउंटेबल। अब इसमें ये तो हमें जो देख रहे हैं आपस में हो रहा है, लेकिन जो कल भी हम बात कर रहे थे, इसमें आप देखिए कि जो बैक रूम में बिहाइंड द एक्टर्स हो सकते हैं ईरान को सपोर्ट करने के लिए, वो रशिया चाइना तो है ही है। एंड बाय द वे, चाइना का जो शी जिनपिंग है वो मिलने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप को नेक्स्ट महीने में, शायद वो बीजिंग जा रहे हैं। और उसी को देखते हुए आज एक बड़ा स्ट्रॉन्ग चाइना का भी स्टेटमेंट आया है, अगर आप उनके न्यूज एजेंसीज का वो थोड़ा सा अगर देखेंगे। अब उनका वो मिस्टर वैंग यी हैं, उन्होंने तो कॉल किया है इमीडिएटली एंड द वॉर। जो आप अभी बात एंड ऑफ द वॉर की बात कर रहे थे, तो चाइना अब अपना पार्ट खेलना चाहता है उसमें, और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, वो उस पे मीटिंग में, और मीडिया को कह रहे थे कि जो ये फ्लेम्स ऑफ वॉर हैं ये अननेसेसरली हो गई हैं, इट शुड नॉट फर्दर एस्केलेट, एंड दे वर इवन रेडी टू से दैट if some support is needed from China diplomatically can work around that. तो अपना वो पीस प्रोसेस के नाम पे वो अपने आप को कहीं ना कहीं ला रहे हैं ahead of the talks which China is going to have with the Beijing. तो ये एक मैंने बड़ा आज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट देखा that they went public on this issue. तो उस चीज पे भी हमें थोड़ी सी नजर रखनी पड़ेगी। और गल्फ कंट्रीज तो चाहती है कि किसी तरीके से, देखिए, चीजें खत्म होनी चाहिए। उनकी इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ रहा है, उनके लोग सारे जो वहाँ परमानेंट रेजिडेंट्स थे वो अपने अपने कंट्रीज में जाना शुरू हो गए हैं। कल भी 10 फ्लाइट्स यूएस गई हैं वापस, वहां से यूके की फ्लाइट्स गई हैं, हमारे यहाँ भी आ रही हैं कुछ गल्फ कंट्रीज से फ्लाइट्स वगैरह। तो वहाँ सारा सिस्टम बहुत एक क्लोज हो गया है। एक रनिंग कंट्रीज अगर देखिए तो वहां पे एक रुकावट आ गई हुई है। उस चीज को दूर करने के लिए गल्फ कंट्रीज मस्ट बी डेस्परेट राइट नाउ। जी जी, फिलहाल के लिए दर्शकों इतना ही। हम सुरेंद्र जी से, आप जानते हैं, लगातार बात कर रहे हैं ईरान वॉर को लेकर, और ये सिलसिला जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी। यू आर वेलकम जी। और आज